स्वागत है साथियों। इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 5 वाले विद्यार्थियों के लिए मेजर 9 ज्योग्राफी का यानी भूगोल का सभी लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला हमारा क्वेश्चन है कि मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी की परिभाषा, प्राकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम समझेंगे जो हमारा भूगोल होता है दोस्तों। पहले आपको परिचय लिखना है, यानी भूगोल एक बहुत ही व्यापक यानी बहुत ही बड़ा विषय है, जिसका जो है दो मुख्य शाखाएं हैं, दो मुख्य ब्रांच है। पहला हो गया हमारा भौतिक भूगोल, जिसे हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा हो गया हमारा मानव भूगोल दोस्तों, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल में हमें क्या पढ़ना पड़ता है? यहाँ हमें पढ़ना पड़ता है दोस्तों पृथ्वी के प्राकृतिक तत्व, जैसे पर्वत वगैरह के बारे में, नदी वगैरह के बारे में, जलवायु वगैरह के बारे में, इसमें अध्ययन करना रहता है। वहीं हमारा जो मानव भूगोल हो गया, उसमें हमें पृथ्वी की सतह यानी सीधा समझिए प्रकृति वगैरह और मानव के बीच क्या संबंध है वो सब अध्ययन करना है हमें मानव भूगोल में। तो देखिए सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल हमें यह सिखाता है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कौशल से प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बिठाया, यानी साथ मिलकर संबंध बैठाया, साथ मिलके तो जीवन यापन कर रहे हैं, वही हमें जो है मानव भूगोल सिखाता है। और इस पृथ्वी को अपने रहने योग्य कैसे बनाया है, ये हमें मानव भूगोल बताता है। आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेता यानी कि ज्योग्राफर फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। यानी फ्रेडरिक रेटजेल को जो है आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। इसे आपको पॉइंट को याद रखना है, हो सकता है 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे मित्रों कि मानव भूगोल की परिभाषा देखेंगे। तो देखिए अलग अलग विद्वानों ने मानव भूगोल को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया, यानी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं सबने। इनमें से 3 प्रमुख परिभाषाएं जो हमारा निम्नलिखित है। पहला है हमारा फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार, जो कि जर्मन के ज्योग्राफर थे, भूगोलवेता थे। तो देखिए मानव भूगोल के अंतर्गत मानव समाजों और धरातल यानी धरती वगैरह के बीच के संबंधों का संस्थित अध्ययन किया जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में यह बात कही है, यानी इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसमें भी ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये हमारा पहला परिभाषा हो गया साथियों। चलिए दूसरा परिभाषा है जो कि कुमारी एलन चर्चिल सैम्पुल के अनुसार, जो कि अमेरिकी भूगोलवेता थी। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी जो हमेशा बदलती रहती है, ठीक है, और क्रियाशील मानव जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करता रहता है। यानी जो हमारा मानव भूगोल है वो अस्थिर है, ठीक है, यानी टेम्पोररी है, वो हमेशा बदलते रहता है। साथ ही साथ जो ये मानव हो गया वो कुछ ना कुछ काम करते रहता है। इसी के बीच के बदलते संबंधों का अध्ययन जो है वो हमारा मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, चलिए तीसरा हमारा परिभाषा है दोस्तों कि विदाल डी ला ब्लासा के अनुसार, जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेता थे, तो मानव भूगोल हमारी पृथ्वी और इस पर रहने वाले जीवों के बीच के संबंधों का एक नया विचार प्रदान करने का काम करता है। तो देखिए ये 3 परिभाषाएं अगर आप ऐसे करके अगर बना के लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर जो है दोस्तों वो अच्छा मार्क्स देता है। इसलिए हम इस तरीक़ा से बताएं ताकि आप जो है इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। ठीक है, पहले परिचय लीजिएगा, फिर लिखिएगा मानव भूगोल की प्रमुख परिभाषाएं, ऐसा लिख सकते हैं आप। फिर हो गया हमारा आगे कि मानव भूगोल की प्रकृति। अब चलिए प्रकृति देख लेते हैं दोस्तों। तो मानव भूगोल की प्रकृति बहुत ही व्यवहारिक है। इसकी प्रकृति मुख्य रूप से मानव और प्रकृति के अंत संबंधों पर टिकी हुई है, यानी दोनों के संबंधों पर टिकी हुई है। इसे समझने के लिए हमें भूगोलवेताओं ने 2 प्रमुख विचारधाराएं दी है। कौन कौन सी विचारधाराएं? चलिए पहला हो गया हमारा प्रकृति की मानवीकरण, जिसको बोलते हैं संभववाद। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य केवल प्रकृति का गुलाम नहीं है, यानी इस विचारधारा में कहा गया है जो मनुष्य है, जो मानव है, वो प्रकृति का गुलाम नहीं है, बल्कि मनुष्य जो है अपनी तकनीकी और बुद्धि के बल पर प्रकृति में भी बदलाव कर सकता है। ऐसा इस विचारधारा या फिर दृष्टिकोण से कहा गया है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि गर्मी से बचने के लिए कूलर, एसी वगैरह बनाना, नदियों पर बांध बनाना और पहाड़ों को काटकर सड़क बनाना, तो ये हमारा जो है प्रकृति का मानवीयकरण ये विचारधारा कहती है, जो कि संभववाद है। ठीक है, यानी प्रकृति को बदला जा सकता है। दूसरा विचारधारा है दोस्तों ये है मानव की प्राकृतिकरण यानी निश्चयवाद। इस पुरानी विचारधारा के अनुसार प्रकृति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, यानी प्रकृति जो है वो मनुष्य से ज़्यादा शक्तिशाली है और मनुष्य को
प्रकृति के नियमों के अनुसार ही जीना पड़ता है, उसे जो है प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि भयंकर सर्दी या फिर बारिश के समय मनुष्य प्रकृति के सामने जो है बेबस हो जाता है, कोई उपाय नहीं मिलता। तो ये दो विचारधाराएं दी गई है, ठीक है, ये मानव भूगोल की प्रकृति। चलिए आगे हमारा कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र देखेंगे। तो मानव भूगोल का क्षेत्र बहुत ही बड़ा और बहुत ही व्यापक है। इसके अंतर्गत मानव जीवन से जुड़ी उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, यानी हर एक चीज़ का अध्ययन किया जाता है जो पृथ्वी पर दिखाई देती है। इसके प्रमुख विषय क्षेत्र निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहला हमारा जनसंख्या और उसकी क्षमता। इसके अंतर्गत किसी देश या फिर क्षेत्र की जनसंख्या, वहाँ के लोगों का वितरण यानी कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, स्त्री पुरुष अनुपात और लोगों के एक जगह से दूसरे जगह जाने का अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत जनसंख्या किससे रिलेटेड हर एक चीज़ देखा जाता है। यानी किसी देश का जनसंख्या देखा जाता है, वहाँ कितने लोग रह रहे हैं, कितने स्त्री है, कितनी पुरुष है, और एक जगह से दूसरी जगह कितने लोग जा रहे हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। फिर दूसरा है हमारा प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन का। मनुष्य जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ मिलने वाली प्राकृतिक संसाधन, जैसे हमारा मिट्टी हो गया, फिर हो गया जल, खनिज, वनस्पति और जीव जंतु वगैरह, इन सभी का भी अध्ययन किया जाता है कि वह जो है यानी मनुष्य कैसे इसका उपयोग करते हैं और अपनी ज़रूरत पूरा करता है या नहीं, ये सभी चीज़ों का भी अध्ययन जो है इसी में किया जाता है, ठीक है, यानी कि मानव भूगोल की विषय क्षेत्र में। चलिए तीसरा हमारा दोस्तों वो है सांस्कृतिक वातावरण। मनुष्य ने अपनी बौद्धि यानी बुद्धि से पृथ्वी पर जो कुछ भी बनाया है, यानी पृथ्वी पर जो भी बनाया बहुत सारा चीज़ें, एसी कूलर वगैरह, ठीक है, जो प्रकृति से बचने से, वह सब सांस्कृतिक वातावरण में आता है। इसके तहत मानव के घर हो गया, गांव हो गया, शहर, सड़कें, रेलवे लाइन, पुल, भाषा, धर्म और उनके रीति रिवाज वगैरह का भी अध्ययन किया जाता है। फिर चलिए हमारा चौथा है दोस्तों वो है आर्थिक गतिविधियों का भी अध्ययन किया जाता है। मनुष्य जिंदा रहने और पैसे कमाने के लिए जो भी काम करता है उसका अध्ययन इसमें होता है, जैसे कि हमारा खेती करना हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पकड़ना हो गया, उद्योगों में सामान वगैरह बनाना या फिर अपना बिजनेस करना। तो ये सभी चीज़ों का भी अध्ययन जो है वो मानव भूगोल में किया जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा वो है दोस्तों राजनीतिक और सामाजिक भूगोल। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों यानी अलग अलग देशों की राजनीतिक सीमाओं, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और समाज में रहने वाले अलग अलग मानव समूहों, जातियों वगैरह का अध्ययन किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है हमारा मानव भूगोल में किया जाता है दोस्तों। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। थोड़ा सा निष्कर्ष लिखा है, देखिए संक्षेप में हम समझ सकते हैं कि मानव भूगोल हमें मनुष्य और प्रकृति के बीच के गहरे संबंधों को समझाता है। यह वही विषय है दोस्तों जो हमें बताता है कि कैसे मनुष्य ने अपनी बुद्धि से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाया है और धरती पर घर बनाया है, सड़क बनाया है, खेत और उद्योगों का विकास किया है। इसे अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो ये समझिए कि पृथ्वी की सतह पर मानव जीवन और उसकी गतिविधियों का अध्ययन करना ही जो है हमारा मानव भूगोल का मुख्य लक्ष्य होता है या फिर मानव भूगोल कहलाता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल का जो भी सिद्धांत है उसे हमने देखना है। तो चलिए आंसर समझेंगे। आंसर है मित्रों कि मानव भूगोल का मुख्य काम इंसानों और हमारी धरती के बीच के बदलते रिश्ते को समझना, यानी इंसान और हमारा धरती वगैरह प्रकृति वगैरह के बीच जो बदल रहा रिश्ता है उसे हम समझना है। दुनिया में इंसान की सभी गतिविधियां और प्रकृति के तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे आप अगर खेती कर रहे हैं तो मिट्टी वगैरह सब जो है आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी बदलाव और आपसी संबंध को आसान नियमों में समझने के लिए भूगोलवेताओं ने यानी जियोग्राफर वगैरह ने कुछ सिद्धांत बनाए। इन्हें ही जो है मानव भूगोल के सिद्धांत कहा जाता है। इसके मुख्य रूप से 3 सिद्धांत हैं जो हमें सिखाते हैं कि प्रकृति में सब कुछ हमेशा बदलता रहता है और हर एक चीज़ जो है दूसरे पर निर्भर रहती है। यही 3 सिद्धांत हमें समझाने का काम करता है। तो चलिए वो तीनों सिद्धांत के बारे में अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमारा मानव भूगोल के 3 प्रमुख सिद्धांत, जो कि पहला है क्रियाशीलता या फिर परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, यानी जो चेंज होते रहे, ठीक है, वैसा सिद्धांत।
तो देखिए इस सिद्धांत का सीधा मतलब है दोस्तों कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती, वो हमेशा बदलते रहती है। ये सिद्धांत कहता है, जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेता जीन ब्रून्स ने कहा था कि हमारे चारों ओर की हर वस्तु हमेशा बदलती रहती है, वह या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है। यानी ये सिद्धांत के अंदर हमें बताया जाता है कि हमारे आसपास की कोई भी वस्तु है वो हमेशा बदलते रहती है, ठीक है। इसके बदलाव के पीछे निम्नलिखित कारणें होती है या फिर निम्नलिखित ताकत काम करती है। पहला हो गया हमारा प्राकृतिक ताकतें दोस्तों, जैसे कि सूर्य की गर्मी हो गया, उससे भी जो है कम ज़्यादा होते ही रहता है, ठीक है। जैसे पेड़ ही मान लीजिए, हवा हो गया, बारिश हो गया, भूकंप या नदियाँ, ये सब जो है लगातार पृथ्वी की बनावट को बदलती रहती है। कभी देखिएगा बारिश ज़्यादा हो जाने से बाढ़ में बदल देगा, कभी बारिश ना होने से सूखा में बदल देगा, है ना। फिर दूसरा हो गया हमारा मानवीय ताकत, जो कि मनुष्य के गतिविधियों के द्वारा वो ताकत। तो इंसान भी अपनी बुद्धि और मशीनों की मदद से जंगलों को काट कर खेत बनाता है, पहाड़ों को काट कर सड़क बनाता है, घर बनाता है और गाँवों को बड़े शहरों में बदल देता है। तो ये देखिए दो तरीका है, यानी ये सभी ताकतों की मदद से कोई भी चीज़ को जो है हमेशा मतलब अस्थिर नहीं रहता, उसे बदला जा सकता है। तो ये पहला सिद्धांत में हमारा कहा गया है। चलिए दूसरा सिद्धांत की ओर चलेंगे। दूसरा सिद्धांत है दोस्तों हम लोग का कि पार्थिव एकता या फिर अंतर संबंध का सिद्धांत। तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए इस सिद्धांत का मतलब है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी चीज़, चाहे वो पौधा हो, मौसम हो या फिर इंसान ही क्यों ना हो, एक दूसरे से अलग नहीं है। सब जो है आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर है। जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेडचेल ने इस बात पर बहुत जोर दिया और पूरी धरती को जो है धरती एक इकाई है ऐसा कहा, ठीक है। चलिए इस सिद्धांत में जो है क्या क्या आता है तो उसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला हो गया हमारा मौसम और मिट्टी का संबंध दोस्तों। किसी जगह का मौसम, चाहे वो धूप हो, पानी हो, जैसा होगा वहाँ वैसी ही मिट्टी होगी और वैसा ही पेड़ पौधे उगेंगे। तो ये जो है आपस में संबंध अच्छे रखते हैं, ठीक है। यानी जैसा पानी होगा, जैसा धूप वहाँ जाएगा, उसी हिसाब से जैसा मिट्टी होगी उसी हिसाब से वहाँ पेड़ पौधे जो है उगेंगे, अनाज होगा। देखिए इंसान पर इसका भी असर पड़ता है। जहाँ जैसा मौसम और संसाधन होंगे वहाँ के इंसान का खान पान, कपड़े, घर और काम धंधा भी उसी हिसाब से तय होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए तो समुद्र के पास रहने वाले लोग मछली पकड़ते हैं और मैदानी इलाके के लोग जो है वो खेती करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सिद्धांत है। चलिए तीसरा सिद्धांत देखते हैं। तीसरा सिद्धांत है हमारा वातावरणीय संयोजन का सिद्धांत। संयोजन का मतलब होता है दोस्तों कि संयोजन मतलब हमारा समझ लीजिए कि वातावरणीय संयोजन एक दूसरे से मिलके रहना, ठीक है। तो इस सिद्धांत का अर्थ है कि इंसान जहाँ भी रहता है वहाँ के पर्यावरण प्रकृति के साथ तालमेल या फिर समझौता बैठाकर ही रहता है। इंसान प्रकृति के साथ दो तरीके से समझौते करता है। पहला हो गया खुद को बदल लेना या फिर जो है प्रकृति को ही बदल देना। तो देखिए खुद को पहले कैसे बदलता है, तो अनुकूलन इसे बोला जाता है, ठीक है। जब इंसान खुद को मौसम के हिसाब से ढाल लेता है, जैसे कि बर्फीले इलाके में रहने वाले लोग ठंड से बचने के लिए बर्फ़ के घर बनाते हैं और जानवरों की खाल के मोटे कपड़े पहनते हैं। यानी जिस हिसाब से वहाँ की प्रकृति है, वहाँ का पर्यावरण है, उसी हिसाब से खुद को ढाल लेना ही हमारा अनुकूलन कहलाता है। और यही तरीका है सिद्धांत का। दूसरा तरीका है प्रकृति को ही बदल देना, जिसको बोलते हैं रूपांतरण। जब इंसान अपनी ज़रूरत के लिए प्रकृति में थोड़े से बदलाव कर लेता है, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों को काटकर सीढ़ीदार खेत बनाना, नदियों की बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाना या फिर भयंकर गर्मी वगैरह से बचने के लिए घरों में कूलर या फिर एसी लगाना, यानी डायरेक्ट प्रकृति से बचने के लिए खुद को ना बदलते हुए हम प्रकृति को ही बदल दें, ठीक है। तो ये दो सिद्धांत है, ठीक है। यानी दो तरीके से ये सिद्धांत काम करता है। तो ये तीनों सिद्धांत है दोस्तों हमारा मानव भूगोल का। चलिए निष्कर्ष थोड़ा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है तो देखिए मानव भूगोल के ये तीन सिद्धांत हमें धरती और इंसानी जीवन के रिश्ते को समझाने का काम करते हैं। ये नियम हमें बताते हैं कि प्रकृति में सब कुछ हमेशा बदलता रहता है, सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है और इंसान हमेशा अपने आसपास के माहौल के साथ तालमेल बिठाकर ही जी सकता है। इन तीनों नियमों को समझे बिना मानव भूगोल को समझना पूरी तरीक़ा से असंभव है। यानी ये सिद्धांत बहुत ही ज़रूरी है और यही तीन सिद्धांत जो है हमें बताता है कि मानव
प्रकृति और ये इंसान के साथ जो है यानी प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बिठाता है ये, ठीक है। चलिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है मित्रों कि मानव भूगोल के विकास में जो प्रमुख दृष्टिकोण है, जैसे कि हमारा संभववाद हो गया, कल्याणवादी हो गया, निश्चयवाद हो गया, ये सभी दृष्टिकोणों का वर्णन करना हमें। तो चलिए समझेंगे आखिर ये सब क्या है, ये सभी दृष्टिकोण क्या है। तो देखिए आंसर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आंसर है कि मानव भूगोल मुख्य रूप से इंसानों और हमारी धरती के बीच के बदलते रिश्तों का अध्ययन करता है। यानी जो मानव भूगोल है वो क्या करता है, इंसान और हमारी धरती के बीच के रिश्ते का अध्ययन। समय के साथ इंसानी सभ्यता का विकास हुआ और प्रकृति को देखने का नजरिया भी बदल गया। मानव भूगोलवेता यानी कि ज्योग्राफर्स वगैरह ने इंसान और पर्यावरण के इस रिश्ते को समझने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग विचार दृष्टिकोण दिए हैं। इन्हें ही हम लोग जो है वो मानव भूगोल का दृष्टिकोण या फिर विचारधाराएं कहते हैं। इसमें जो है हमारा हो गया निश्चयवाद, संभववाद, कल्याणवादी दृष्टिकोण, ये सबसे प्रमुख हैं जो कि मानव भूगोल के विकास की कहानी को बयां करने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं। तो चलिए सभी के बारे में, सभी दृष्टिकोणों के बारे में देखेंगे। तो देखिए लिखा है कि मानव भूगोल के प्रमुख दृष्टिकोण, पहला हमारा दोस्तों निश्चयवाद, जिसको नियतिवाद भी बोलते हैं। यह मानव भूगोल की सबसे पुरानी और प्राथमिक विचारधारा है। इस दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक जो हैं वो जर्मन के भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल और कुमारी एलन सेम्पुल थे, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं इस दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक थे। इस दृष्टिकोण का मूल विचार क्या था, तो इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और इंसान जो है वो प्रकृति का गुलाम है यानी दास है। इंसान की सभी गतिविधियां, चाहे कोई भी काम हो, जैसे कि खान पान, रहन सहन, घर और काम धंधा, सब जो है प्रकृति यानी प्रकृति द्वारा ही तय होता है, उसी पर डिपेंड करता है, जैसे जलवायु, भूगोल वगैरह। तो यही सब पर, ठीक है। तो ये इसका मूल विचार था हमारा नियतिवाद का या फिर निश्चयवाद का। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए सरल उदाहरण दिया गया है कि आदिम काल में, आदि मानव का काल जब चलता था, उस काल में जब इंसान के पास तकनीक नहीं थी तो वह बिजली चमकने या फिर भयंकर बारिश होने पर प्रकृति से डरता था और उसकी पूजा करता था ताकि जो है उससे नुकसान ना पहुंचे। बर्फीले इलाकों में लोग आज भी ठंड के कारण भारी ऊनी कपड़े पहनने और बर्फ के घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। इसे जो है मानव का प्राकृतिकरण भी कहा जाता है। तो देखिए ये सरल उदाहरण है कि मानव जो है वो प्रकृति का गुलाम है। तो ये दृष्टिकोण में बताया गया, निश्चयवाद दृष्टिकोण में, नियतिवाद दृष्टिकोण में। दूसरा हमारा है दोस्तों वो है संभववाद। निश्चयवाद के विरोध में नई विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ था। ये विचारधारा जो है हमारा, उसका जन्म जो है फ्रांस में हुआ और इसके प्रमुख जन्मदाता जो है विडाल डी ला ब्लासा और ल्यूसियन फेब्रे थे, ठीक है। तो ये दोनों इनके जन्मदाता माने जाते हैं। और ये दृष्टिकोण का मूल विचार क्या था, तो देखिए इस दृष्टिकोण का मूल विचार जो था दोस्तों वो ये था कि इस दृष्टिकोण के अनुसार इंसान जो है वो प्रकृति का गुलाम नहीं है। ये प्रकृति इंसान के सामने केवल कुछ संभावनाएं रखती है, यानी कुछ लिमिटेशंस रखती है। बाकी अगर इंसान चाहे अपनी बुद्धि के माध्यम से, विज्ञान और तकनीक के बल पर उन सभी संभावनाओं का इस्तेमाल करके प्रकृति में बदलाव भी कर सकता है। यानी ये विचारधारा हमें कहती है कि इंसान जो है वो प्रकृति का गुलाम नहीं है। अगर इंसान अपनी बुद्धि वगैरह, तकनीक वगैरह के माध्यम से वो चाहे तो प्रकृति को भी बदल सकता है। ये हमें जो है वो संभववाद कहता है। इसमें इंसान का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है, यानी इस दृष्टिकोण में इंसान को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। देखिए उदाहरण से समझ लेते हैं हम लोग। उदाहरण देखिए, सरल उदाहरण, इंसान ने भयंकर गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशनर यानी कि एसी बना लिया, नदियों की बाढ़ को रोकने के लिए बांध बना लिए और पहाड़ी रास्ते को काटकर रेलवे लाइन और सड़कें बना दी। इसे ही हम लोग जो है प्रकृति का मानवीयकरण भी कहते हैं। तो ये दूसरा दृष्टिकोण है जो कि हमारा संभववाद। और इसमें क्या होता है, इंसान जो है वो प्रकृति का गुलाम नहीं है, बल्कि इंसान चाहे तो अपनी बुद्धि वगैरह के माध्यम से प्रकृति को भी बदल सकता है, चेंज कर सकता है। चलिए तीसरा हमारा दृष्टिकोण है दोस्तों वो है नव निश्चयवाद या फिर इसे बोलते हैं वैज्ञानिक निश्चयवाद।
तो यह विचारधारा जो है वो निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता यानी कि मध्यम मार्ग है, दोनों के बीच का, ठीक है। इसके जन्मदाता जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध ज्योग्राफर यानी भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर थे, यानी ये जो हैं इनके जन्मदाता थे। और इस सिद्धांत का मूल विचार क्या है वो देख लेते हैं। तो ये सिद्धांत का मूल विचार है दोस्तों, ग्रिफिथ टेलर ने कहा है कि ना तो प्रकृति पूरी तरीका से शक्तिशाली है ना ही इंसान, ये जो है दोनों को पूरे तरीका से शक्तिशाली नहीं बोला है। इंसान प्रकृति के नियमों का पालन करके ही उस पर विजय प्राप्त कर सकता है, उसे जो है उन्होंने इसे रोको और जाओ निश्चयवाद कहा। यानी क्या कहा? रोको और जाओ निश्चयवाद। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती होने पर रुकना पड़ता है और हरी बत्ती होने पर जाना पड़ता है, सेम उसी तरीका से एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि इनका कहना था कि ना तो इंसान प्रकृति यानी ना ही इंसान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ना ही प्रकृति, दोनों को जो है एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के रहना चाहिए। जब जैसा जरूरी पड़े उस हिसाब से रहना चाहिए। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा जंगल की कटाई हो रही है तो उस जगह पर आपको वृक्षारोपण वगैरह भी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहने का ये एग्जाम्पल दिया है कि अगर सिग्नल पे लाल बत्ती जली है यानी बहुत ज़्यादा उस नुकसान हो रहा है तो रुक जाना चाहिए, सिर्फ प्रकृति का दोहन करते नहीं रहना चाहिए। तो ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, सरल उदाहरण देख लीजिए आप लोग। उदाहरण के तौर पर और भी ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो इंसान पहाड़ों को काट सकता है, ये संभववाद हो गया, लेकिन वहाँ पर्यावरण का ध्यान रखे बिना अंधाधुंध पेड़ और पहाड़ काटेगा तो इंसान तो क्या हो सकता है? भूस्खलन हो सकता है, तबाही आएगी। इसलिए इंसान को प्रकृति की सीमा में रहकर ही विकास करना चाहिए, लिमिटेशंस के अंदर रहकर ही विकास करना चाहिए। ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा कहा गया है, सिद्धांत दिया गया है। चलिए आगे चौथा दृष्टिकोण देखेंगे हम लोग। चौथा विचारधारा जो है हमारा कल्याणवादी या फिर इसे बोलते हैं मानवतावादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण का उदय कब हुआ था? तो 1970 के दशक में हुआ था दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भूगोल की पढ़ाई को केवल नक्शे और पहाड़ों तक सीमित ना रखकर आम इंसानों के कल्याण से जोड़ना। यानी जो हमारा भूगोल है वो सिर्फ पढ़ाई के लिए ना, बल्कि ये जो है आम आदमी मनुष्य वगैरह के कल्याण से भी इसे जोड़ना। तो ये हमारा इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य था। इसकी मूल विचारधारा देखते हैं या फिर विचार देखेंगे। तो इस विचारधारा के अनुसार मानव भूगोल का मुख्य लक्ष्य जो है वो समाज में रह रहे लोगों की समस्या को दूर करना होना चाहिए। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर ध्यान देता है। पहला हो गया आवास पर यानी घर पर, फिर हो गया स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर। ये 3 चीज़ों पर जो है ये विचारधारा ध्यान देता। चलिए उदाहरण के तौर पर देखिएगा और भी ज़्यादा समझ आएगा। तो देखिए उदाहरण है हमारा, इसके तहत भूगोलवेता यह अध्ययन करते हैं कि किस इलाके में गरीबी ज़्यादा है, कहाँ अस्पताल कम है, कहाँ ज़्यादा है, समाज के पिछड़े या गरीब लोग तक मूलभूत सुविधाएं कैसी पहुंचाई जा सके ताकि उसका जीवन बेहतर हो सके। तो ये सभी चीज़ें जो है इस विचारधारा में, इस दृष्टिकोण में, कल्याणवादी दृष्टिकोण में बताया गया है। तो ये 4 मुख्य दृष्टिकोण है दोस्तों। कई बार क्या होता है आपको जो है क्वेश्चन अलग अलग करके पूछ लेगा, ठीक है। तो आप जो है चारों के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अगर लॉन्ग आंसर भी लिखना पड़े तो आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग। निष्कर्ष लिखा है कि मानव भूगोल के ये सभी दृष्टिकोण इस विषय के विकास के अलग अलग चरणों को दिखाते हैं। जहाँ शुरुआत में निश्चयवाद ने प्रकृति को भगवान माना, यानी इन्होंने माना है कि इंसान जो है प्रकृति की गुलाम है। वहीं संभववाद जो है वो इंसान की ताकत को आगे दिखाया है। वहीं हमारा जो है नव निश्चयवाद ने दोनों के बीच संतुलन बनाना सिखाया है कि दोनों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। और अंत में जो हमारा कल्याणवादी दृष्टिकोण है उसने जो है भूगोल को सीधे इंसान की भलाई और सामाजिक सुधारों से जोड़ दिया है। आज के समय में इन सभी दृष्टिकोण को मिलाकर पढ़ना ही जो है वो मानव भूगोल का एक संपूर्ण विषय बनता है, ठीक है। तो ये मानव भूगोल के प्रमुख दृष्टिकोण थे दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि मानव के विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी मनुष्य का जीवन जो हुआ था उसके बारे में पढ़ना। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा। यानी जब 22 से 26 का जो एग्जाम हुआ था उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आंसर समझेंगे हम लोग। तो आंसर समझेंगे अच्छे से। पहला हो गया, देखिए यहाँ समझते हैं आंसर
कि मानव भूगोल में मानव के विकास का मतलब हुआ इंसान के शारीरिक बदलाव से नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ उसके बदलते रिश्ते से। यानी इसमें तो हम लोग बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें पढ़ना है कि मनुष्य क्या जन्म कैसे हुआ, कैसे, ये सब चीज़ नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति के साथ बदलते रिश्तों के साथ कैसे अपना विकास किया, वो सभी चीज़ें पढ़ना है। तो शुरुआती दौर में इंसान जो है वो पूरी तरीक़ा से जो है प्रकृति का गुलाम था और जंगलों में भटकता था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे उनमें जो है बुद्धि आई, तकनीक का विकास हुआ, उन्हें प्रकृति को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। भौगोलिक दृष्टिकोण से आदिम काल से आधुनिक काल तक मानव ने इस सफर को मुख्य रूप से 4 चरणों में देखा, यानी 4 चरणों में इसका विकास हुआ। चलिए चारों चरणों के बारे में हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मानव विकास के प्रमुख चरण, जो कि पहला चरण है हमारा दोस्तों, वो है आदिम समाज और आखेटक चरण। ठीक है, यह मानव विकास का सबसे पहला और शुरुआती दौर था, जिसे इतिहास में पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है दोस्तों। प्रकृति से संबंध इसका देखते हैं तो प्रकृति से संबंध जो है दोस्तों, इस समय इंसान पूरी तरीक़ा से प्रकृति का गुलाम था। वो जो है जंगल में भटकता था, जो मिलता था वो खाता था। ठीक है, उसे भूगोल की भाषा में जो है भौतिक मानव कहा जाता था। यानी उस समय क्या कहा जाता था? भौतिक मानव, क्योंकि वह जो है प्रकृति के नियमों के सामने बेबस था, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था प्रकृति के बारे में। चलिए जीवन शैली उन लोगों का देखेंगे तो इंसान का कोई परमानेंट घर नहीं होता था, वह गुफाओं और पेड़ों पर रहता था। उसका मुख्य काम था केवल भोजन की तलाश में भटकना, जंगली जानवरों का शिकार करना और कंदमूल वगैरह इकट्ठा करके खाना। ये आपको पता होगा, आपने जो है आदि मानव के बारे में, ये आदिम काल के बारे में थोड़ा सा पता ही होगा आप लोगों को। इस चरण में इंसान का पृथ्वी के पर्यावरण पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता था। यानी इंसान से जो है पृथ्वी के पर्यावरण पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता था। तो ये हमारा पहला हो गया, पहला चरण। दूसरा चरण है वो है पशुपालन और चरवाह चरण। समय बीतने के साथ इंसान ने अपनी बुद्धि का थोड़ा सा इस्तेमाल किया और आग और पत्थर के बेहतर औजार बनाना सीख लिया था। इसके बाद मानव विकास का दूसरा चरण शुरू हुआ, जो कि इसमें प्रमुख बदलाव क्या हुआ, तो इंसान ने समझ लिया कि हर जानवर को मारना जरूरी नहीं है, बल्कि कुछ जानवरों को पालकर उनसे दूध, मांस और खाल वगैरह प्राप्त की जा सकती है। उसने कुत्ता पालना शुरू किया, गाय पालना शुरू किया, भेड़ पालना शुरू किया और बकरी जैसे जानवरों का पालना शुरू कर दिया। तो ये उन्हें पता चल चुका था कि सिर्फ मारकर खाना नहीं है, बल्कि कुछ जानवरों को अगर हम पालेंगे तो उससे हमें जो है दूध मिलेगा, मांस मिलेगी, खाल मिलेगा। ठीक है, इससे जो है भौगोलिक प्रभाव पड़ा। जानवरों के चारे यानी घास वगैरह की तलाश में इंसान ने एक जगह से दूसरी जगह घूमना शुरू कर दिया, जिसको बोलते हैं खाना बदोश जीवन। इस चरण में इंसान ने पहली बार घास के मैदानों और वनों के प्राकृतिक स्वरूप में थोड़ा सा बदलाव शुरू कर दिया, यानी कटिंग वगैरह करने शुरू कर दिया ना, तो थोड़ा सा असर प्राकृतिक स्वरूप पर ये थोड़ा सा बदलाव शुरू हो गया था इस दूसरे चरण में। चलिए तीसरा चरण देखेंगे। हमारा तीसरा चरण है वो है कृषि और अस्थायी निवास का चरण। यह मानव सभ्यता और विकास के इतिहास का क्रांतिकारी मोड़ था, जिसे हम लोग नवपाषाण क्रांति, कालीन क्रांति भी कहते हैं। इसमें क्या बदलाव हुआ, तो देखिए इंसान ने पौधों के बीजे से यानी पौधों के बीजों से अनाज उगाना यानी खेती करना सीख लिया। खेती करने के लिए एक जगह पर लंबे समय तक रुकना जरूरी था, इसलिए इंसान ने नदियों के किनारे अपनी झोपड़ियां और गांव बसाना शुरू कर दिया, जिससे दुनिया की पहली बस्तियां भी बसी थी। इसी हमारा तीसरा चरण में, ठीक है, नवपाषाण कालीन युग में, क्रांति में। चलिए इसमें भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ा, तो इसे भूगोल में सामाजिक मानव का काल कहा जाता है। खेती के लिए इंसान ने बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा, खेतों का निर्माण किया और सिंचाई के लिए छोटी नहरें बनाने का काम किया। यानी प्रकृति पर अब जो है प्रकृति का छेड़छाड़ होने लगा था। अब इंसान प्रकृति का केवल गुलाम नहीं था, बल्कि वह अपनी ज़रूरत के हिसाब से पर्यावरण में बदलाव करने लगा था। तो ये हमारा तीसरा चरण है दोस्तों। चलिए आगे चौथा चरण है वो है औद्योगिक और तकनीकी चरण। यह मानव विकास का सबसे औद्योगिक चरण है, जिसकी शुरुआत जो है वो 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति से हुई है और जो आज भी चल रहा है। ठीक है, ये हमारा जो चौथा चरण है वो आधुनिक चरण है, इसीलिए इसे जो है औद्योगिक और तकनीकी चरण भी कहा जाता है। देखिए इसमें क्या बदलाव हुआ,
तो इंसान ने हाथ से काम करने के बजाय बड़ी बड़ी मशीनें, फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी आधुनिक तकनीक का आविष्कार कर लिया। इससे भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ा? तो इसे जो है भूगोल में आर्थिक और तकनीकी मानव कहा जाता है। आज का इंसान इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसने पहाड़ों को काटकर सुरंगें बना दी, नदियों पर विशाल बांध बना दिए, मरुस्थलों में शहर बसा दिए और अंतरिक्ष तक पहुंच चुके हैं। आज इंसान प्रकृति को पूरी तरीक़ा से अपने कंट्रोल में लाने का प्रयास कर रहा है। तो ये हमारा 4 चरण जो है दोस्तों, यही 4 चरण के माध्यम से मानव विकास हुआ था। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक में लिखा है कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक के बारे में देखेंगे, यानी कौन कौन सा कारक है जो मानव विकास में बाधा डालते हैं या फिर प्रभावित करते हैं। तो देखिए लिखा है कि मानव में यानी भूगोल में मानव के सभी यानी इस पूरे विकास को तय करने में 3 बड़ी प्राकृतिक कारकों का मुख्य भूमिका रही है। पहला हो गया हमारा जलवायु दोस्तों। दुनिया में जिन हिस्सों में बहुत ज़्यादा ठंड है जैसे कि ध्रुव या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है जैसे सहारा मरुस्थल वगैरह, वहाँ मानव का विकास बहुत ही धीमा हो रहा है, क्योंकि वहाँ रहने योग्य नहीं है ना, ज़्यादा ठंडा होने के कारण भी या फिर ज़्यादा गर्म होने के कारण। इसके विपरीत समशीतोष्ण जलवायु यानी जहाँ ज़्यादा ना गर्मी होती है ना ठंडा होती है, बराबर होता है, वैसे क्षेत्रों में इंसान सभ्यता बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है या फिर फली फूली है। चलिए पानी की उपलब्धता भी देखी जाती है। दुनिया की सभी प्राचीन और बड़ी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ, जैसे कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, मिस्र में जो है नील नदी की सभ्यता हो गया, ये सब जो है नदी के किनारे ही हुआ है। पानी ने इंसानों को कृषि करने और अस्थायी रूप से बसने में सबसे ज़्यादा मदद करने का काम की। तो ये दूसरा कारक है। तीसरा कारक है दोस्तों, वो है धरातल की बनावट। मैदानी इलाकों में खेती करना, घर बनाना और सड़क बनाना बहुत ही आसान होता है, इसलिए वहाँ मनुष्य बस्तियाँ और तकनीक का विकास सबसे पहले और सबसे तेज़ी से हुआ है। तो ये सभी हमारा कारक है जो कि मानव विकास को प्रभावित करते हैं। चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा हमारा दोस्तों कि भूगोल के नज़रिए से मानव का विकास एक गुलाम इंसान से लेकर तकनीकी इंसान बनने की कहानी है। इंसान ने अपने बुद्धि और मशीनों के बल पर धरती के प्राकृतिक माहौल को पूरी तरीक़ा से बदल दिया और गांव, शहर और उद्योग का निर्माण किया है। आज के समय में तरक्की के साथ साथ इंसान को प्रकृति के नियमों का सम्मान करते हुए पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ना होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, पर्यावरण का बहुत ज़्यादा हार्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों मानव विकास से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पहले पूछा जा चुका है और ये पूछा जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है मित्रों कि मानव जातियों के वर्गीकरण करते हुए इसके विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करना है हमें, यानी मानव जातियों का पहले तो वर्गीकरण हम करना है, हमें क्लासिफिकेशन करना, फिर इसका जितने भी विशेषता है वो हमें देखेंगे। तो चलिए समझते हैं। आंसर है कि मानव भूगोल में मानव जाति का मतलब है किसी सामाजिक या फिर धार्मिक जाति से नहीं कि हिंदू मुस्लिम, ऐसा नहीं, बल्कि इसका सीधा संबंध है दोस्तों कि इंसानों के ऐसे समूह से है जिनकी शारीरिक बनावट और जैविक लक्षण जैसे त्वचा वगैरह शरीर की बनावट ऐसे इस भाग में बांटा गया। ठीक है, जैसे त्वचा का रंग हो गया, बालों का प्रकार या फिर कद एक समान होते हैं। ठीक है, यानी जैविक लक्षण वगैरह एक समान होते हैं। भूगोलवेताओं ने दुनिया की पूरी आबादी को उसकी प्राकृतिक बनावट के आधार पर मुख्य रूप से 3 बड़ी जातियों में बांटा है। पहले हो गया काकेसाइड, दूसरा हो गया मैंगोलाइड, तीसरा हो गया नेर्गोइड। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख जातियों में बांटे हैं अलग अलग भूगोलवेताओं ने। चलिए देखते हैं मानव जातियों का वर्गीकरण। दुनिया की पूरी आबादी को मुख्य रूप से 3 प्रमुख बड़ी जातियों में वर्गीकृत किया गया, बांटा गया। पहला है हमारा काकेसाइड या फिर इसे बोलते हैं श्वेत मानव जाति, जो कि श्वेत यानी कि सफ़ेद। ठीक है, यह दुनिया की सबसे बड़ी और फैली हुई मानव जाति है। इसे आम भाषा में गोरे लोग बोल सकते हैं हम लोग, श्वेत मानव यानी गोरे लोग या फिर श्वेत प्रजाति भी कहा जाता है। इनका भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे, यानी कहाँ कहाँ ये लोग पाए जाते हैं। तो यह जाति जो है दोस्तों वो मुख्य रूप से यूरोप में, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्से जैसे कि भारत के लोग वगैरह में भी ये पाई जाती है। शारीरिक विशेषता देखिए, तो इसके शारीरिक कैसे होते हैं वो देखेंगे। तो त्वचा का रंग जो होता है
वो सफ़ेद होता है या फिर हल्का गेहुआ कलर का होता है। बालों की बनावट जो है वो बाल मुलायम होते हैं, सीधे होते हैं या फिर हल्के लहरदार होते हैं। चेहरे की बनावट देखिए तो नाक जो है पतली होती है और लंबी होती है, ओठ पतले होते हैं और जबड़ा जो है अंदर की तरफ होता है। तो ये इनकी बनावट है दोस्तों, शारीरिक विशेषताएं। कद देखिएगा तो इसका कद जो है वो मध्यम से लेकर काफ़ी लंबा होता है। तो ये हमारा काकिसाइड पहला मानव जाति है। दूसरा जाति है वो है दोस्तों मंगोलाइड या फिर पीली मानव जाति इन्हें कहा जाता है। तो इस जाति को पीली प्रजाति भी कहा जाता है। इस प्रजाति के लोगों की शरीर की बनावट बहुत ही अलग होती है और स्पष्ट होती है। भौगोलिक क्षेत्र देखिए ये यहाँ मतलब कहाँ कहाँ ये जातियाँ पाई जाती है। तो देखिए यह प्रजाति मुख्य रूप से पूर्वी एशिया जैसे कि हमारा चीन, जापान, कोरिया वगैरह में, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कि वियतनाम, थाईलैंड वगैरह में, और अमेरिका के मूल निवासी वगैरह जो कि रेड इंडियंस में ये पाई जाती है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य वगैरह में भी ये पाए जाते हैं, जैसे असम हो गया, नागालैंड वगैरह के लोग भी इसी समूह में आते हैं। तो ये हमारा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ जो है मैंगोलाइड या फिर पीली मानव जातियाँ पाई जाती हैं। इनकी शरीर की बनावट देखेंगे तो देखिए त्वचा का जो रंग है यानी स्किन का रंग वो हल्का पीला या फिर भूरा होता है। बालों की बनावट जो है इनके बाल बिल्कुल सीधे, काले और मोटे होते हैं, कड़े होते हैं, ठीक है। चेहरे की बनावट देखिएगा तो इनका चेहरा जो है वो चपटा होता है, गाल की हड्डियां बाहर निकली होती है। इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि अध खुली या फिर तिरछी आंखें होती हैं, यानी आधा खुला हुआ आंख या फिर तिरछी आंखें होती है, इनकी सबसे बड़ी पहचान है। इनके ऊपर एक विशेष परत होती है आंखों के ऊपर, ठीक है। तो ये इनकी बनावट है। कद देखिएगा तो इनका कद जो है वो ज़्यादातर मध्यम या भी छोटा ही होता है। तो ये हमारा दूसरी मानव जाति है। चलिए तीसरी है वो है दोस्तों निग्रोइड, ठीक है, या फिर काली मानव जाति आप कह सकते हैं। इस जाति को काली प्रजाति या फिर आश्वेत प्रजाति यानी बिना सफ़ेद वाली आश्वेत प्रजाति कहा जाता है। यह मानव विकास के इतिहास में सबसे पुरानी जातियों में से एक मानी जाती है, यानी ये सबसे पुरानी जाति मानी जाती है। भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे यानी कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो यह प्रजाति मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप जैसे कि हमारा सहारा मरुस्थल के दक्षिण वाले देश और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी वगैरह यही क्षेत्र में आते हैं, हमारा यही मानव जाति में आते हैं। देखिए इनकी शरीर की विशेषताएं देखेंगे तो त्वचा का रंग जो है दोस्तों वो गहरा भूरा या फिर बिल्कुल काला होता है। बालों की बनावट जो है इनके बाल बहुत ही घुंघराले और ऊन जैसे छोटे छोटे गुच्छों में होते हैं इनके बाल, ठीक है। चेहरे की बनावट देखिए तो इनकी नाक जो है बहुत ही चौड़ी और चपटी हुई होती है। आँख जो है बड़े और गहरे भूरे रंग के होते हैं और ओठ जो है वो काफ़ी मोटे या फिर बाहर की तरफ निकले होते हैं। तो ये इनकी शरीर की विशेषताएं हैं, शरीर की बनावट है, ठीक है। कद इनका देखिएगा तो इनका कद जो है बहुत ही लंबा हो सकता है जैसे कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, या फिर बहुत ही छोटा हो सकता है जो कि हमारा पिग्मी जनजाति है, या तो बहुत लंबा या तो बहुत छोटा, मध्यम नहीं होते। तो ये हमारा है मानव प्रजाति, ठीक है, प्रमुख मानव प्रजातियां। चलिए आगे देखेंगे कि मानव जातियों को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, यानी इन सभी मानव जातियों को कौन कौन से भौगोलिक कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो देखिए लिखा है कि इंसानों ने शरीर के रंग या फिर बनावट अलग क्यों होती है, इसके पीछे मुख्य रूप से निम्नलिखित भौगोलिक कारण जिम्मेदार होते हैं, इसलिए इनके शरीर का रंग और बनावट अलग होती है। पहला जो हमारा हो गया वो है जलवायु का प्रभाव दोस्तों। गर्म और धूप वाले इलाके जैसे अफ्रीका में त्वचा को सूरज की किरणों से बचाने के लिए शरीर में मेलेनिन नाम के त्वचा तत्व ज़्यादा बनता है जिससे त्वचा काली हो जाती है, ठीक है। ये नाम का जो है वो तत्व बनता है जिससे त्वचा वगैरह काली हो जाती है। ठंडे इलाकों में धूप कम होने से लोग गोरे होते हैं। तो ये जलवायु का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मानव जातियों के शरीर के विकास, शरीर के संरचना में। चलिए दूसरा हमारा प्राकृतिक चयन। पर्यावरण के हिसाब से जिस मानव समूह ने अपनी नाक, बाल या शरीर को ढाल लिया वही जीवित बचें और आगे बढ़ें। जैसे कि चौड़ी नाक जो है वो गर्म हवा को फेफड़े तक पहुंचाने से पहले ठंडा करने में मदद करती है, यानी इससे भी जो है प्राकृतिक चयन भी जो है बहुत बड़ी मायने रखता है शरीर की बनावट में। चलिए आगे हो गया दोस्तों प्रजातियों का मिश्रण। इतिहास में जब अलग अलग प्रजातियों के लोग एक ही जगह से दूसरी जगह गए और उनके बीच व्यवहारिक संबंध बने तो एक मिश्रित
प्रजाति का जन्म हुआ। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अफ्रीका आप जाके जो है शादी करते हैं तो वहाँ जो है जो आपका अलग जातियाँ बनती है उसे ही हम लोग मिश्रित प्रजातियाँ का जन्म हुआ, इससे ही जो है मिश्रित प्रजातियाँ का जन्म होती है। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष हमारा कि मानव जातियों का अलग रंग रूप केवल जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये शारीरिक बनावट के इस अंतर से किसी की बुद्धि या फिर योग्यता का कोई संबंध नहीं होता। यानी इससे जो है सिर्फ शरीर की बनावट का ही अंतर होता है, इसमें कोई भी बुद्धि या फिर योग्यता का कोई भी संबंध नहीं होता। दुनिया के सभी इंसान एक ही मानव परिवार का हिस्सा है और सब बराबर हैं, ठीक है। यानी सिर्फ इसमें शरीर अलग होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हमारा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे दो तरीके से इसका क्वेश्चन पूछता है। कई बार आपको देखिए अलग अलग करके पूछेगा। मान लीजिए सिर्फ एक्सिमो मानव जनजाति का वर्णन कीजिए, ऐसा पूछ ले, सिर्फ मसाई पूछ ले, सिर्फ सेमांग पूछ ले, या फिर सिर्फ बेसमेन पूछ ले, यानी अलग अलग करके भी पूछ सकता है या फिर एक साथ करके पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए हमारा क्वेश्चन है एक्सिमो, मसाई, सेमांग या फिर बूसमैन के जीवन यापन के आधार पर मानव अनुकूलन की विवेचना कीजिए। चलिए हम लोग सबको साथ में देख रहे हैं, लेकिन आपको जो है डिटेल में इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए आंसर हमारा कि मानव भूगोल में वातावरण संयोजन या फिर अनुकूलन का मतलब है कि इंसान अपने आसपास के मौसम और पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेता है, वही हमारा वातावरण संयोजन या फिर अनुकूलन कहलाता है। दुनिया में ऐसी कई जनजातियां हैं जो आज भी आधुनिक तकनीक से दूर पूरी तरीका से प्रकृति के गोद में पल रही है या फिर सीधे प्रकृति में पल रही है, ठीक है। तकनीक वगैरह से बहुत दूर है वो लोग, जैसे हमारा हो गया एक्सिमो, एक्सकीमो, ठीक है, मसाई, सेमांग और बूसमैन। इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है ये सब जनजातियां जो है आज भी आधुनिक तकनीक से दूर है। इन जनजातियों ने भयंकर ठंड, तपते मरुस्थल और घने जंगलों जैसे कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रहने के लिए गजब का अनुकूलन किया है। उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। जनजातियों के जीवन यापन के आधार पर अनुकूलन, तो पहला हो गया हमारा एक्सिमो, यानी यहाँ जो है अत्यधिक ठंडे इलाके होते हैं, टुंडा प्रदेश में अनुकूलन। इसका भौगोलिक पर्यावरण देखिए, तो एक्सिमो का अर्थ होता है दोस्तों कि कच्चा मांस खाने वाले लोग। ये उत्तरी ध्रुव के पास अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के बर्फीले टुंड्रा क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। टुंड्रा क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। यहाँ का तापमान जो है वो साल के अधिकांश महीनों में 0 से भी नीचे होता है, यानी बहुत ही कम होता है। ठंडा इलाका है ये, और चारों तरफ जो है केवल बर्फ जमी होती है। चलिए इनका ये भौगोलिक पर्यावरण हो गया। भोजन और शिकार, यानी अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ कोई वनस्पति या फिर खेती तो संभव नहीं होता पाता, तो इसलिए एक्सिमो पूरी तरीका से मांसाहारी होते हैं। इनका जीवन यापन जो है वो सील मछली, व्हेल मछली, ध्रुवीय भालू वगैरह के शिकार पर ही निर्भर रहता है। शिकार के लिए ये लोग क्या करते हैं, हार्पून नाम का एक विशेष भाले का उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से जो है ये शिकार करते हैं। बर्फ पर चलने के लिए ये बिना पहाड़ियों की गाड़ी अस्लेज वगैरह का उपयोग करते हैं, जिसे कौन खींचता है, तो कुत्ता या फिर रेड डियर वगैरह इसे खींच के चलाते हैं ये गाड़ी। आवास के रूप में और वस्त्र के रूप में देखा जाए तो ये शीतकाल में बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर एक अर्धगोलाकार घर बनाते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है, ठीक है। यानी बर्फ का गोला बनाकर, गोला जैसा बनाकर घर बनाते, इग्लू कहा जाता है। इग्लू के अंदर की दीवार पर सील मछली की छाल मढ़ी जाती है और उसकी चर्बी जलाई जाती है, ताकि वे जो है मतलब जिसके अंदर जो है तापमान गर्म रहता है। ये कबियो, कैरिबो यानी हिरन और सील की खाल से बने दोहर और मोटे कपड़े पहनते हैं यहाँ के लोग, जिन्हें तीमियाक और अहोहाक कहा जाता है। क्या, अनोहाक या फिर तीमियाक कहा जाता है ये कपड़े को, ठीक है। तो ये इनका वस्त्र और इनका आवास हो गया। चलिए दूसरा हमारा जनजाति है वो है मसाई जनजाति दोस्तों, जो कि हमारा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में इनका अनुकूलन है। तो भौगोलिक पर्यावरण देखिएगा, तो देखिए मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका के केन्या, तंजानिया और युगांडा के ऊंचे पठारी व सावना घास के मैदान में रहती है। यहाँ का पर्यावरण जो है वो गर्म और आर्द्र शुष्क है, जहाँ बारिश बहुत कम और अनिश्चित होती है। यानी यहाँ बारिश ना के बराबर होती है, और अगर होती भी है तो अनिश्चित होती है, ठीक है।
चलिए इनका देखते हैं अर्थव्यवस्था और पशुपालन। तो मासाई मुख्य रूप से जो है एक घुमांतु चरवाह जनजाति है। इसकी पूरी अर्थव्यवस्था जो है और सामाजिक सम्मान इनके पशु जैसे कि गाय, भेड़, बकरी की संख्या पर ही निर्भर करती है। ये चारे और पानी की तलाश में अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्यों? तो अपने गाय वगैरह के लिए, चारा के लिए, पानी वगैरह की तलाश के लिए। गाय को ये बहुत ही पवित्र मानते हैं और उसे कभी नहीं मारते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो है वो अर्थव्यवस्था रहता है। चलिए इनका खान पान और रहन सहन देखा जाए तो मसाई लोगों का मुख्य भोजन जो है वो दूध, ज्वार बाजरा और मरे हुए पशुओं का मांस होता है। तो ये इन लोग खाते हैं। इनकी एक बहुत ही अनोखी अनुकूलन तकनीक यह है कि ये जीवित पशुओं की गर्दन की नस में तीर मारकर खून निकालते हैं। यानी क्या करते हैं? तीर मारते हैं, उससे खून निकालते हैं और दूध में उस कच्चे खून को मिलाकर पीते हैं। यह इन्हें भयंकर गर्मी में भी ताकत देने का काम करता है। यानी ये खून जो है ये मसाई लोगों को क्या करता है? तो भयंकर गर्मी में भी जो है वो ताकत देने का काम करता है। इनके घरों की बस्ती को क्रॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रॉल, जो मिट्टी, गोबर और कटीली झाड़ियों से एक घेरे में बनी होती है ताकि जंगली जानवर, शेर वगैरह से पशुओं और इंसानों की रक्षा हो सके, इसलिए ये इनका घर बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला जनजाति देखेंगे, वो है दोस्तों बूशमैन, जो कि तपते मरुस्थल में इनका अनुकूलन है। भौगोलिक पर्यावरण देखिएगा तो बूशमैन जनजाति दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित कालाहारी मरुस्थल में रहती है। यहाँ जो है वो भयंकर और झुलसाने वाली गर्मी पड़ती है। यानी यहाँ बहुत ही खतरनाक, भयंकर और झुलसाने वाली गर्मी पड़ती है। धूल भारी हवाएं चलती है और पानी का अत्यंत भारी कमी होती है, क्योंकि ये मरुस्थल। इनका जो भोजन और शिकार देखेंगे तो देखिए बूशमैन बहुत ही कुशल और चालाक शिकारी होते हैं। ये तीरों की नोक पर सांप या बिच्छू के जहर लगाकर बड़े बड़े जानवर, हिरन और जिराफ वगैरह का शिकार करते हैं। यानी क्या करते हैं? तो देखिए भाला है या फिर तीर है, उसके नोक पर इस जगह पर जो है वो सांप या फिर बिच्छू के जहर लगा देते हैं और जानवरों पर शिकार करते हैं, जैसे कि हिरन पर, जिराफ पर। पानी और भोजन की कमी के कारण ये सब कुछ खा लेते हैं। यानी सब कुछ खा लेते हैं। क्या क्या खा लेते हैं? मेढक, छिपकली, कीड़े मकोड़े और दीमक वगैरह, यानी कुछ भी शिकार करके खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की कमी है। दीमक को बूशमैन का चावल कहा जाता है। यानी जो दीमक है जिसे वो लोग खाते हैं उसे कहा जाता है बूशमैन का चावल। ये भोजन को कभी भविष्य के लिए बचाकर नहीं रखते हैं। चलिए आगे हमारा जल संचयन और इनका वस्त्र देखेंगे। पानी की कमी से निपटने के लिए ये जो है क्या करते हैं? तो शुतुरमुर्ग का जो अंडे हैं दोस्तों, उसके छिलके का उपयोग करते हैं, बर्तन के रूप में काम करते हैं इनका। इन अंडों में पानी भरते हैं पहले, और पानी भरकर उसे जो है सीक्रेट रूप से जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर एक मरुस्थल में प्यास बुझाई जा सके। गर्मी के कारण ये वस्त्र जो है कम भी पहनते हैं। यानी ये लोग जो है कपड़ा भी बहुत कम पहनते हैं गर्मी के कारण। ठीक है, पुरुष केवल एक चमड़े की लंगोट पहनते हैं। इनका कोई अस्थाई घर नहीं होता। ये झाड़ियों या फिर गुफाओं में रात बिताने का काम करते हैं। कोई भी इनका घर नहीं होता, कभी यहाँ बिताएंगे कभी वहाँ बिताएंगे। तो इस तरीक़ा से जल के लिए क्या करते हैं? तो शुतुरमुर्ग का अंडा को ऊपर से तोड़ लेते हैं और बर्तन के जैसा बना देते हैं, उसी में पानी को जमा करके रखते हैं। ठीक है, पीने के लिए। चलिए अगला हमारा चौथा है वो सेमांग या फिर भूमध्य रेखीय घने जंगल में अनुकूलन। चलिए तो देखिए दोस्तों, सेमांग भूमध्य रेखीय जंगल घनों में अनुकूलन, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो भौगोलिक पर्यावरण, तो सेमांग जनजातियां जो है दोस्तों वो मलय पर्याद्वीप यानी मलेशिया के आंतरिक भागों में स्थित सदाबहार वनोवन यानी भूमध्य रेखीय वन जो है वहाँ रहते हैं, यानी जंगल में रहती। यहाँ का पर्यावरण बहुत ही गर्म, नमी वाला और घने जंगलों से घिरा है, जहाँ रोजाना दोपहर के बाद बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यानी मूसलाधार बारिश होती है। तो ये यहाँ का भौगोलिक पर्यावरण है। चलिए आगे देखेंगे भोजन संग्रहण और इनकी तकनीक। ये आज भी पूरी तरीक़ा से भोजन संग्रहक है। इनका मुख्य काम क्या रहता है? तो जंगलों की रसीले फल, जंगली कंदमूल, शहद और पत्तियों का इकट्ठा करना। घने जंगलों में बड़े जानवरों का शिकार मुश्किल होता है, इसलिए ये छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, जैसे कि बंदरों का, पंछियों का, गिलहरियों का शिकार करते हैं। इनके लिए
ये बांस की बनी एक विशेष फूक नली बॉब पाइप का उपयोग करते हैं, जिसे जहरीले छोटे तीर हवा में फेंके जाते हैं। यानी इनका शिकार करने के लिए ये लोग जो हैं वो बांस का बना एक विशेष स्पेशल तरीका का फूक नली, जिसको ब्लो पाइप का उपयोग करते हैं, जिसमें जहरीली छोटे तीर को हवा में फेंक के उनका शिकार करते हैं। ठीक है, चलिए इनका आवास, इसकी सुरक्षा। तो देखिए, वनों की अत्यधिक नमी, रोज होने वाली भारी बारिश, जहरीले सांपों और हिंसक जमीनी जानवरों से बचने के लिए सेमांग लोग क्या करते हैं, तो जमीन पर घर नहीं बनाते, बल्कि ये जो है पेड़ के यानी मजबूत पेड़ों के ऊपर बांस से पत्तों की मदद से ऊंचे मचान या फिर झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। इनका कपड़े पेड़ों की छाल और पत्तियों से बने होते हैं, ये लोग यही पहनते हैं, और इनका घर रहता है जो वो रहता है बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर। ठीक है, चलिए इनका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमने पूरे जनजातियों के बारे में पढ़ लिया दोस्तों, चारों जनजातियों के बारे में। तो संक्षेप में कह सकते हैं कि इन चारों जनजातियों का जीवन भौगोलिक अनुकूलन का सबसे सुंदर उदाहरण है। इन्होंने साबित किया है कि इंसान अपनी बुद्धि के बल पर अत्यधिक बर्फ, तपते रेगिस्तान और घने जंगलों जैसी हर कठिन परिस्थितियों में रास्ता खोज सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना उनके नियमों के साथ मिलकर जीना ही इन जनजातियों का जीवन का मूल मंत्र है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, आपको अलग अलग करके पूछा जा सकता है, या फिर आपको शॉर्ट फॉर्म करके भी 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए आपको डिटेल में सबके बारे में पढ़ लेना है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 7 है कि झारखंड की आदिम जनजाति यानी आदि मानव काल का जो जनजाति है, जिसमें हमारा माल पहाड़ियाँ आ जाता है, उराव आ जाता है और बिरहोर, ये सब का हमें वर्णन करना है, यानी इन सभी के बारे में लिखना है, पढ़ना है। तो देखिए आंसर है कि झारखंड अपनी समृद्ध जनजातियां संस्कृति के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस राज्य की भौगोलिक और सामाजिक बनावट में जनजातियां का स्थान सबसे महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ की जनजातियों में विकास के स्तर पर काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। राज्य के आदिम श्रेणी के अंतर्गत आने वाली माल पहाड़ियाँ बिरहोर जनजाति आज भी वनों और पहाड़ों में आश्रित है, जबकि दूसरी और उराव जैसी स्थापित कृषि जनजाति ने आधुनिक शिक्षा और अस्थायी कृषि को अपनाकर सामाजिक विकास के लिए नई मिसाल पेश की है। यानी यहाँ की जो जनजाति है, ये देखिएगा, ये इलाका जो है हमारा झारखंड, वो बहुत ही जंगल झाड़ वाला इलाका है ना, तो यहाँ बहुत सारी जनजाति पाई जाती है, जिसमें हमारा 3 मुख्य है। पहला हो गया माल पहाड़ियाँ, बिरहोर और हमारा उराव। तो ये जो हैं माल पहाड़ियाँ और बिरहोर, ये पूरी तरीक़ा से आज भी जो है वो पहाड़ों जंगलों में ही और निर्भर करती है, आश्रित करती है। वहीं हमारा जो उराव है वो आगे बढ़ चुका है। चलिए तीनों के बारे में देखेंगे। तो पहला हम लोग माल पहाड़ियाँ जनजाति के बारे में देखते हैं। तो यह झारखंड की प्रमुख आदिम जनजाति है। इसे जो है राजमहल की पहाड़ियाँ का मूल निवासी भी माना जाता है। ठीक है, इनका भौगोलिक क्षेत्र देखिए, तो यह जनजाति मुख्य रूप से संथाल परागण प्रमंडल जैसे कि हमारा दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ जिले में पाए जाते हैं। इनके पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में ये निवास करते हैं, यानी पहाड़ी इलाकों में, जंगलों इलाकों में ये सब जो है पाए जाते हैं या फिर निवास करते हैं। चलिए इनका प्रजाति और भाषा देखेंगे। तो शारीरिक बनावट के आधार पर ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में आते हैं। किस में आते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में आते हैं। इनकी भाषा जो है माल्तो है, यानी ये माल्तो भाषा बोलते हैं, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से ही संबंधित है। इनका जीवनयापन और इनकी अर्थव्यवस्था देखा जाए तो इनका जीवन पूरी तरीक़ा से वनों और पहाड़ों पर ही निर्भर रहता है। ये मुख्य रूप से झूम या फिर स्थानांतरित खेती करते हैं, यानी झूम खेती, यानी एक जगह करेंगे फिर दूसरे जगह जाके करेंगे फिर तीसरे जगह, यानी स्थानांतरण खेती करते हैं, जिसे जो है वह स्थानीय भाषा में कुरुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरुआ। इसके अलावा ये कंदमूल, जलावन की लकड़ी और बांस जैसे वनोपज को बाजार में बेचकर अपना गुजारा करते हैं, यानी इन सभी चीज़ों को बाजार में बेच के अपना गुजारा भी करते हैं। इनका धार्मिक और सामाजिक विशेषता देखा जाए तो ये प्रकृति के उपासक हैं और सूर्य, धरती और पहाड़ों की पूजा करते हैं। इनके मुख्य स्रोत को जो है वो धरती गोरासी या फिर धर्मराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मराज या फिर धरती गोरासी। इनके वधु मूल्य यानी शादी के समय लड़के द्वारा लड़की के परिवार को दिया जाने वाला धन जो है
उसकी प्रथा है जिसे पौंडी कहा जाता है, दहेज जैसी प्रथा है जिसे पौंडी कहा जाता है। तो ये हमारा माल पहाड़ियाँ जनजाति के बारे में था। अब है उरांव जनजाति के बारे में। चलिए उरांव जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो उरांव झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी और शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सबसे अधिक विकसित जनजाति, यानी ये जो है विकसित हो चुकी है वैसी जनजाति है। ये आदिम श्रेणी में नहीं बल्कि स्थापित कृषक श्रेणी में आने लगे हैं। इनका भौगोलिक क्षेत्र देखिए तो इनका मुख्य संकेंद्रन जो है वो छोटा नागपुर पठार है, जैसे कि हमारा रांची, गुमला, लोहरदगा, लातेहार और पलामू जिले, ये सब जो है इनका भौगोलिक क्षेत्र है। चलिए इनका प्रजाति और इनका भाषा देखेंगे तो ये द्रविड़ प्रजातियां समूह के अंतर्गत आते हैं। इनकी भाषा जो है वो क्या है, खुडुक है। क्या है, खुडुक, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार का ही एक समृद्ध भाषा है। इनका जीवन यापन और अर्थव्यवस्था देखा जाए तो उरांव जनजाति के लोग अस्थायी रूप से खेती करने वाले कुशल किसान हैं। इन्होंने आदिम व्यवस्था को पहले ही छोड़ दिया है और आज के आधुनिक शिक्षा और नौकरियों से भी बड़े पैमाने पे जुड़े हुए हैं। यानी ये लोग जो है पहले कृषि कर रहे हैं और साथ ही साथ ये लोग जो हैं पहले ये आदिम व्यवस्था यानी जो जंगल वगैरह पर निर्भर ये सब छोड़ चुके हैं। अब ये लोग आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, नौकरियां वगैरह भी ढूंढ रहे हैं, नौकरियां वगैरह भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका जीवन यापन और अर्थव्यवस्था हो गया। इनकी सांस्कृतिक संस्था देखा जाए जो कि धुमकुडिया, उरांव समाज की सबसे बड़ी विशेषता उनका युवा ग्रह है जिसे धुमकुडिया कहा जाता है। यह युवाओं को जनजातीय रीति रिवाज, कला, संगीत और सामाजिक नियम सिखाने का एक पारंपरिक केंद्र होता है। ठीक है, इनका धार्मिक विशेषता देखा जाए तो इनके सर्वोच्च देवता जो कि धर्मेश या फिर धर्मी है, इन्हें जो है सूर्य का रूप माना जाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है, जदूरा। ठीक है, और ये जो है कौन सा त्यौहार मनाते हैं तो सरहुल और कर्मा जैसे त्यौहार खूब धूमधाम से ये मनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उरांव जनजाति। अब हमारा हो गया बिरहोर जनजाति दोस्तों। तो चलिए, बिरहोर जनजाति झारखंड की अत्यंत पिछड़ी और विलुप्त होने वाली कगार पर खड़ी एक प्रमुख आदिम जनजाति, यानी ये विलुप्त होने वाली, ठीक है, वैसा जनजाति। बुंडारी भाषा में बिरहोर का अर्थ होता है कि जंगल का आदमी, जिसमें बीर मतलब हमारा हो गया जंगल, होर मतलब आदमी, यानी बिरहोर का मतलब जंगल का आदमी। इनका भौगोलिक क्षेत्र देखा जाए तो ये मुख्य रूप से हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, रांची और सिंहभूम के जंगलों में छीटपुट समूहों में रहते हैं। छीटपुट यानी कि थोड़े बहुत, थोड़े यहाँ है एक दो, थोड़े यहाँ है एक दो, ऐसे होता है छीटपुट। ठीक है, समूह। चलिए आगे देखेंगे इनकी प्रजाति और इनकी भाषा। तो ये जो है वो प्रोटो एस्ट्रोलाइट समूह के अंतर्गत ही आते हैं और इनकी भाषा जो है बिरहोरी है, जो मुंडा भाषा परिवार का एक हिस्सा है। ये इनका जीवन यापन और अनुकूलन देखा जाए दोस्तों तो ये स्वभाव से घुमांतु शिकारी और खाद्य संग्राहक होते हैं। यानी घुमांतु शिकारी यानी एक जगह बसेंगे, शिकार करेंगे, फिर दूसरे जगह जाएंगे, शिकार करेंगे, इस तरीका से। ठीक है, ये पूरी तरह जंगलों की गोद में खुले आसमान के नीचे जीते हैं। इनका मुख्य काम है जंगली जानवर जैसे कि बंदर, खरगोश वगैरह का शिकार करना, कंदमूल और शहद वगैरह इकट्ठा करना। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है वो है चोप नामक जंगली लता के रेशों से मजबूत रस्सियां बनाना, जिसे बेचकर ये अपनी आजीविका चलाते हैं। यानी चोप नामक जंगली लता से ठीक है, रेशों के मजबूत रस्सी बनाते हैं और उन्हें जो है ये लोग बेचते हैं, उसी से जीवन यापन करते हैं। चलिए इनका घर और सामाजिक संगठन देखा जाए जिसको टांडा बोला जाता है। बिरहोर लोगों की अस्थायी बस्तियां को टांडा कहा जाता है। ये रहने के लिए पत्तों और टहनियों से कुटियां बनाते हैं। ठीक है, झोपड़ियां टाइप का कुटियां बनाते हैं जिसे कुंभा कहा जाता है। ये दो भागों में बटे होते हैं। पहला हो गया उथलू जो हमेशा घूमते रहते हैं और दूसरा हो गया जांगी जो एक जगह अस्थायी रूप से बस गए हैं। ठीक है, तो ये दो भागों में होता है। चलिए निष्कर्ष थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। निष्कर्ष है कि माल पहाड़ियाँ, उरांव और बिरहोर जनजाति झारखंड की अनूठी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। जहाँ बिरहोर और माल पहाड़ियाँ आज भी अपने पारंपरिक तरीके से जंगलों और पहाड़ों में जीवन यापन कर रहे हैं, वहीं जो हमारा उरांव जनजाति है दोस्तों वो बहुत ही जो है विकसित हो चुकी है, आधुनिकता और खेती के तरीके को अपनाकर आर्थिक तरक्की की है। इन सभी जनजातियों का अपनी संस्कृति और जल, जंगल, जमीन से गहरा जुड़ाव ही इनकी असली पहचान है। तो ये इन तीनों के बारे में था, माल पहाड़ियाँ, उरांव जनजाति, बिरहोर जनजाति के बारे में। ये आपको पूछा जा सकता है कि झारखंड की इन सभी जनजातियों का वर्णन कीजिए।
तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व में जनसंख्या वितरण प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। चलिए समझते हैं। आंसर है कि पृथ्वी की सतह पर लोगों के फैलाव या फिर बसाव के ढंग को क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण प्रतिरूप। यानी कि जहाँ जहाँ लोग फैले हैं या फिर बसे हैं उन सभी के ढंग को हम लोग जनसंख्या वितरण प्रतिरूप कहते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, यानी कि सिमिलर नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आज पूरी दुनिया की लगभग 90% जनसंख्या इसके 10% थल भाग में निवास करती है। यानी 90% जो जनसंख्या है वो सिर्फ समझ लीजिए इतनी सुन टुकड़े पर है, ठीक है, यानी सिर्फ 10% टुकड़ों पर है। बाकी का 90% जो हिस्सा है वो खाली या फिर बहुत कम आबादी वाला है, यानी यहाँ कम आबादी है, 10% ही समझ सकते हैं। इंसान हमेशा उन जगहों पर रहना पसंद करता है जहाँ जीवन यापन की परिस्थितियाँ बहुत ही आसान होती, जहाँ जल हो, जल हमें मिल जाए, ठीक है, हर चीज़ की सुविधाएं मिल जाए, वैसा जगह रहना पसंद करता है। तो ये कहना है कि हमारा जो है पूरी धरती में जो 90% जो जनसंख्या है वो सिर्फ 10% भूमि पर ही रह रही है। बाकी का जो 90% भूमि है वो खाली पड़ा है या फिर वहाँ कम आबादी है। विश्व जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप देखा जाए तो भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से विश्व की जनसंख्या को मुख्य रूप से 3 बड़े क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला जो है वो हमारा है अत्यधिक सघन आबादी वाले क्षेत्र। सघन मतलब बहुत ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी हो वैसा। तो ये दुनिया की वे क्षेत्र है जहाँ रहने के लिए अनुकूल मौसम होते हैं, उपजाऊ भूमि और पानी की भरपूर सुविधाएं हैं। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। इसके अंतर्गत 4 बड़े क्षेत्र आते हैं। पहला हो गया हमारा पूर्वी एशिया, इसमें चीन हो गया, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान वगैरह इसमें शामिल है। दूसरा हो गया दक्षिण एशिया दोस्तों, जिसमें हमारा भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान वगैरह शामिल है। फिर है हमारा पश्चिमी और मध्य यूरोप, जिसमें हमारा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे विकसित देश शामिल है। और हमारा चौथा है उत्तर पूर्वी अमेरिका, जिसमें हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का उत्तर पूर्वी तटीय भाग और कनाडा का कुछ क्षेत्र वगैरह इसमें शामिल है। तो ये सभी हमारा हो जाता है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ जो है जनसंख्या है। फिर चलिए हमारा दूसरा है दोस्तों, वो है समान या फिर मध्यम आबादी वाले क्षेत्र, यानी जहाँ माध्यम है, ना ही ज़्यादा है ना ही कम है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियाँ ना तो बिल्कुल कठिन है और ना ही बहुत आसान, यानी मीडियम है। यहाँ कृषि, उद्योग और खनिज मिलने के कारण मध्यम जनसंख्या पाई जाती है। कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं तो देखिए, एशिया के आंतरिक भाग, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का मध्य भाग, दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्र जिसमें हमारा ब्राज़ील, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण तट वगैरह इसमें आते हैं। चलिए तीसरा हमारा है दोस्तों, वो है अत्यंत विराल या फिर कम आबादी वाला क्षेत्र, यानी वैसा क्षेत्र जहाँ ना के बराबर या फिर कम आबादी रहते हैं। ये दुनिया के वे इलाके हैं जहाँ का मौसम इंसानों के रहने के लिए बहुत ही कठिन होता है। पृथ्वी के लगभग 70% भाग इसी श्रेणी में आता है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। जहाँ अति ठंड प्रदेश में देखा जाए तो हमारा हो गया उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास के इलाके, जैसे कि अलास्का, साइबेरिया, अंटार्कटिका महाद्वीप, तो ये सब आते हैं। फिर हो गया गर्म और शुष्क मरुस्थल, जिसमें हमारा हो गया सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, कालाहारी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के रेतीले रेगिस्तान। तो यहाँ बहुत कम जनसंख्या रहते हैं या फिर ना के बराबर रहते हैं। फिर है अति आर्द्र भूमध्य रेखीय वन, जिसमें अमेजोन और कांगो बेसिन के घने जंगल, जहाँ भयंकर गर्मी और रोज तेज बारिश होती है। फिर हमारा हो गया ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमालय, आल्प्स, रॉकीज और एडिज जैसे ऊंचे पहाड़, जहाँ ढलान तेज और ऑक्सीजन की कमी होती है। यानी सीधे समझिए जहाँ जलवायु ठीक नहीं है वहाँ बहुत ही कम या फिर ना के बराबर जनसंख्या रहते हैं। तो 3 भागों में है, ठीक है। हमारा पहला है जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाए जाते हैं, दूसरा हो गया जहाँ मध्यम जनसंख्या पाए जाते हैं, तीसरा है हमारा विराल क्षेत्र, यानी जहाँ ना के बराबर जनसंख्या या फिर बहुत कम जनसंख्या पाए जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण
यानी जनसंख्या वितरण को, जनसंख्या यहाँ से वहाँ वितरण करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो दुनिया में आबादी का यह अंतर जो है मुख्य रूप से 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला हो गया भौगोलिक कारक हो गया दोस्तों, जहाँ जल की उपलब्धता, लोग हमेशा वहाँ बसना पसंद करते हैं जहाँ आसानी से मीठा यानी पीने योग्य पानी मिल सके, इसी कारण नदी और तटीय इलाके सबसे ज़्यादा भरे रहते हैं। फिर हो गया भू आकृति भी मायने रखती है, धरातल वगैरह। तो मैदानी इलाकों में सड़क बनाना, खेती करना और घर वगैरह बनाना जो है आसान होता है, ईजी होता है, इसलिए पहाड़ों की तुलना में मैदानों में आबादी जो है वो ज़्यादा होती है। फिर हमारा जलवायु भी है, ये भी कारक निर्भर करता है। तो बहुत ज़्यादा ठंड या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी वाले इलाकों में लोग नहीं रह पाते हैं। वहीं हमारा जो है समशीतोष्ण जलवायु, जहाँ ना तो गर्मी रहती है ज़्यादा ना तो ठंडा, यानी बराबर रहता है, उन वाले क्षेत्रों में आबादी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, पर्यावरणीय कारण या फिर भौगोलिक कारक। फिर है आर्थिक कारक दोस्तों, जिन क्षेत्रों में कीमती खनिज मिलते हैं या फिर जहाँ बड़े बड़े उद्योग लगे हैं वहाँ रोजगार की तलाश में लोग आकर बस जाते हैं वहाँ भी। फिर हो गया हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, लोग अपने धर्म, भाषा और संस्कृति से जुड़े क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। राजनीतिक उथल पुथल या फिर अशांति वाले देशों में लोग भयंकर शांत देश में चले जाते हैं। तो ये सभी कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले दोस्तों। चलिए आगे थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। इसका थोड़ा सा निष्कर्ष है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण पूरी तरीका से प्रकृति की बनावट और मौसम के अनुकूल होने पर ही निर्भर है। इंसान हमेशा उन क्षेत्रों में बसना पसंद करता है जहां उसे जिंदा रहने का साधन मिले, जैसे पानी, उपजाऊ जमीन, रोजगार वगैरह आसानी से मिल सके। यही कारण है कि दुनिया के कुछ हिस्से इंसानों की खचाखच भरे हुए, यानी समझ लीजिए कुछ ही हिस्से जो हैं यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या भरे हुए हैं, जबकि बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पूरी तरीक़ा से सुनसान पड़ा हुआ है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए आपको जनसंख्या वितरण प्रतिरूप के बारे में जरूर पढ़ लेना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि जनसंख्या प्रवास के प्रकारों एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो चलिए समझते हैं आखिर ये क्या है। तो आंसर है कि जब कोई इंसान या फिर इंसानों का समूह अपने रहने की जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर बस जाता है तो उसे हम लोग जनसंख्या प्रवास कहते हैं। यानी अपना घर वगैरह, अपने रहने की जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाके पूरा इंसानों का समूह, ग्रुप ही या फिर कोई इंसान जाके बस जाता है तो उसे हम लोग जनसंख्या प्रवास कहते हैं। इंसान हमेशा से ही बेहतर काम धंधे, अच्छी शिक्षा, इलाज और अच्छे जीवन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। इसके 2 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला हो गया एक वह जगह जहाँ इनसे इंसान आता है और दूसरी वैसी जगह जहाँ पहुँचता है। ठीक है, यानी एक वह जगह जहाँ से इंसान आ रहा है और दूसरी वो जगह जहाँ इंसान पहुँचा है। ठीक है, अभी पहुँचा है। तो ये 2 हिस्से होते हैं। चलिए इसे पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से कि जनसंख्या प्रवास के प्रमुख प्रकार। तो भौगोलिक सीमाओं और समय के आधार पर जनसंख्या प्रवास को मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया, निम्नलिखित भागों में बांटा गया। पहला हो गया हमारा भौगोलिक सीमाओं के आधार पर। तो देखिए पहला हमारा इसमें दोस्तों आंतरिक प्रवास, जब लोग अपने ही देश की सीमाओं के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे हम लोग आंतरिक प्रवास कहते हैं। यानी आंतरिक यानी इंटरनल, ठीक है, इंटरनल प्रवास यानी अपने ही देश के भीतर एक जगह से दूसरे स्टेट, जैसे आप समझ लीजिए झारखंड छोड़ के मध्य प्रदेश जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा आंतरिक प्रवास। इसके 4 प्रमुख प्रतिरूप होते हैं। पहला हो गया ग्रामीण से ग्रामीण, मुख्य रूप से महिलाओं में विवाह के बाद या फिर मौसमी कृषि के रोजगार के लिए जाना, तो ये हो गया ग्रामीण से ग्रामीण। फिर हो गया ग्रामीण से नगरीय जाना, रोजगार, नौकरी और उच्च शिक्षा के लिए गांव से शहर की ओर जाना, जैसे आप झारखंड से जा रहे हैं मुंबई कमाने के लिए, अच्छे रोजगार के लिए। फिर हो गया नगर से नगर, नगरीय से नगरीय यानी छोटे शहरों से बड़े महानगरों की ओर बेहतर सुविधाओं के लिए जाना। फिर हो गया दोस्तों हमारा नगरीय से ग्रामीण, अब दोस्तों बड़े बड़े शहर से उल्टा ग्रामीण आना, तो बुढ़ापे में शांति जीवन के लिए या फिर प्रदूषण से बचने के लिए शहरों से गांव वगैरह लौटना। तो ये 4 हमारा अंतर्राष्ट्रीय मतलब आंतरिक प्रवास का, ठीक है, आंतरिक प्रवास है। चलिए अब दूसरा हो जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास आप समझ सकते हैं एक देश से दूसरे देश जाना, बॉर्डर क्रॉस करना। जब लोग अपने देश की सीमाओं को लांघकर किसी दूसरे देश में जाकर बसते हैं
तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर भारतीय डॉक्टरों, इंजीनियरों और मजदूरों का अमेरिका जाना, कनाडा जाना या फिर खाड़ी देशों में जाना, तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया। चलिए दूसरा देखेंगे समय और अवधि के आधार पर। तो समय और अवधि के आधार पर जो पहला हमारा वो है दीर्घकालीन या फिर अस्थायी प्रवास दोस्तों। जब लोग हमेशा के लिए एक नए स्थान पर बस जाते हैं या फिर मूल स्थान पर वापस नहीं लौटते हैं तो उसे हम लोग दीर्घकालीन या फिर अस्थायी प्रवास बोलते हैं। फिर हो गया अल्पकालीन या फिर मौसमी प्रवास, जब लोग वर्ष के कुछ महीनों के लिए काम की तलाश में बाहर जाते हैं, यानी कुछ समय के लिए, ठीक है, यानी कुछ ही अंतराल के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए अपने जगह छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं काम की तलाश में। काम खत्म होने पर घर लौट आते हैं, जैसे कि फसल की कटाई, ईंट भट्टे पर काम करने या फिर के लिए मजदूरी के लिए जाना, ये सब चीज़, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे इच्छा के आधार पर, यानी अपने इच्छा के आधार पर। तो ऐच्छिक प्रवास, जब इंसान अपनी इच्छा और खुशी से बेहतर भविष्य के लिए प्रवास करता है तो वो ऐच्छिक प्रवास होता है। अनिवार्य या फिर जबरन प्रवास, जब राजनीतिक उथल पुथल, युद्ध वगैरह हो गया या फिर कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह आ गया जैसे बाढ़ वगैरह, तो उसके कारण से लोगों को मजबूरी में अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है, तो वो हमारा अनिवार्य या फिर जबरन प्रवास होता है, ठीक है। तो ये सभी है हमारा दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे कि जनसंख्या प्रवास की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो प्रवास की प्रक्रिया कुछ विशेष भौगोलिक या फिर सामाजिक नियमों पर काम करती है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं निम्नलिखित। पहला हो गया दूरी का नियम। अधिकांश प्रवासी केवल कम दूरी का प्रवास करते हैं, कम दूरी का प्रवास करते हैं। वे अपने मूल स्थान के पास के शहरों में जाना पसंद करते हैं। लंबी दूरी का प्रवास केवल बड़े व्यापारिक या फिर औद्योगिक केंद्रों की ओर होता है, यानी लोग जो हैं वो कम दूर वाला जगह ही जाना पसंद करते हैं। ज़्यादा दूर वाला कौन जाते हैं, तो बड़े बड़े व्यापारिक, बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र वगैरह के मालिक वगैरह। फिर दूसरा हो गया आयु और लिंग का चयन। प्रवास में मुख्य रूप से युवा वर्ग सबसे अधिक शामिल होते हैं, क्योंकि इस उम्र में रोजगार की जरूरत सबसे ज़्यादा जो है वो युवा को ही पड़ती है। विकासशील देशों में ग्रामीण से नगरीय प्रवास में पुरुषों की संख्या बहुत ही अधिक है, जबकि विकासशील देशों में महिलाएं अधिक प्रवास करती है, ठीक है। तो तीसरा हो गया हमारा दोस्तों पुश और पुल कारक। प्रवास हमेशा 2 ताकतों के प्रभाव से होता है। पहला हो गया पुश कारक, यानी प्रतिकर्ष, जो लोगों को अपने गांव या घर छोड़ने पर मजबूर करते हैं, जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी, महामारी, राजनीतिक अशांति, ये सब कारणों से छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। फिर हो गया दूसरा पुल कारक, जो बाहरी लोगों को अपनी और आकर्षित करते हैं, जैसे कि शहरों में रोजगार की अच्छे अवसर, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन की सुविधाएं, यानी कोई खुशी से जाता है, कोई मजबूरी से, तो वही बात हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे चौथा हमारा कि प्रवासियों की कूटनीतिक कड़ियाँ। लोग सीधे गांव से किसी बड़े महानगरों में नहीं जाते, वे पहले अपने पास एक छोटे कस्बे में जाते हैं, फिर जिला मुख्यालय और अंत में बड़े महानगर तक पहुंचते हैं। इसे जो है सोपान वृद्ध प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोपान वृद्ध, यानी पहले छोटे कस्बे में जाएंगे, फिर मुख्यालय में जाएंगे, फिर बड़े शहर में जाएंगे, तो ये हमारा सोपान वृद्ध प्रवास होता है। चलिए आगे पांचवा हो गया जनसांख्यिकीय असंतुलन। प्रवास के कारण उद्गम स्थान, यानी जहां लोग गए हैं वहां पर जो है युवा और पुरुषों की संख्या कम हो जाती है, जबकि जहां पहुंचना है, जहां हमारा डेस्टिनेशन है, जहां लोग पहुंचते हैं, वहां की जनसंख्या जो है अचानक बढ़ जाती है। अब मान लीजिए गांव से, एक गांव में लोग हैं, ठीक है, 500 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से 100 युवा जो है शहर जा रहे हैं मुंबई, तो यहाँ से 100 जनसंख्या घट जाएगी और यहाँ अचानक 100 जनसंख्या बढ़ जाएगी, जिससे शहरों पर दबाव भी पड़ता है, ठीक है। चलिए निष्कर्ष देखें। निष्कर्ष लिखा है कि जनसंख्या प्रवास इंसानी सभ्यता के विकास और जीवित रहने की इच्छा का परिणाम है। यह न केवल लोगों का भौगोलिक बदलाव नहीं है, बल्कि इसके कारण सांस्कृतिक, भाषा और विचारों का भी आदान प्रदान होता है। अब यहाँ से कोई जाएगा वहाँ, तो वहाँ अगर यहाँ से मान लीजिए झारखंडी जाएगा तो आपस में जो है झारखंड का बात बोलेगा, यानी खोटा बोलेगा। बिहारी जाएगा तो बिहारी भाषा बोलेगा, ठीक है। जहाँ प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करता है, वहीं दूसरी ओर ये बड़े शहरों में झुग्गी बस्तियों और प्रदूषण जैसी नई चुनौतियां भी पैदा करता है। इसलिए प्रवास को रोकने के बजाय इसे सही दिशा में प्रतिबंधित करना, यानी मैनेज करना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में
नगरीकरण की समस्या और इसके प्रभाव का वर्णन करना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो गांवों के लोगों का बेहतर काम धंधे, अच्छी पढ़ाई और इलाज की तलाश में शहरों की ओर जाना और शहरों की आबादी बढ़ना ही जो है वो नगरीकरण कहलाता है। आज में यानी भारत में आज नगरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी लोग जो है गांव के लोग अच्छे काम के तलाश में, अच्छी पढ़ाई के तलाश में, इलाज वगैरह की तलाश में शहर जाकर बसते हैं, आबादी बढ़ता है वहाँ, तो वही हमारा नगरीकरण कहलाता है। और ये जो है बहुत ही तेज़ी से आजकल बढ़ रहा है। हालांकि शहरों का बढ़ना देश की आर्थिक तरक्की और आधुनिकता का निशानी है, लेकिन बिना किसी सही योजना के शहरों में आबादी बढ़ने के कारण आज पानी बिजली की कमी होती है, ट्रैफिक जाम होती है, प्रदूषण जैसी कई समस्याएं पैदा होती है, तो ये सभी नुकसान भी होता है। चलिए भारत में नगरीकरण की कौन कौन सी समस्या है वो देखेंगे। तो तेजी से बढ़ते नगरीकरण के कारण आज भारत के शहरों को निम्नलिखित बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहला हो गया अत्यधिक जनसंख्या का दबाव और आवास की कमी होती है। तो गांव से आने वाले लोगों के कारण जैसे कि हमारा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर जैसे महानगरों की आबादी क्षमता से ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहाँ जो है बिहार, झारखंड यानी कहीं के भी लोग जाके बसते हैं काम के लिए, ठीक है। शहरों में जमीन सीमित है, रहने वाले लोग ज़्यादा हैं, जिसके कारण घरों की भारी कमी हो गई है और लोग जो हैं मकानों के दाम आम इंसान की पहुंच से बाहर हो गए, यानी बहुत ज़्यादा रेंट वगैरह ले रहे हैं। फिर दूसरा हो गया झुंगी बस्तियां और मलिन बस्तियों का विकास। आवास की कमी और गरीबी के कारण शहरों में आने वाले मजदूर और गरीब लोग सड़कों, रेलवे लाइनें या फिर नालों के किनारे अस्थायी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। मुंबई की धारावी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, यानी मुंबई की धारावी में बहुत सारे लोग जो हैं नाली के किनारे जो है झोपड़ियाँ लगा के हैं, ठीक है। तो ये इसका उदाहरण है। इन बस्तियों में ना तो पीने का पानी होता है साफ, ना ही शौचालय की व्यवस्था होती है, ना ही बिजली होती है, जिससे यहाँ बीमारियाँ तेजी से फैलती है। चलिए तीसरा हमारा है दोस्तों, वो है तीसरी समस्या है बुनियादी सुविधाओं की कमी। शहरों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है कि सरकार उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पा रही है। आज लगभग हर बड़े शहरों में गर्मियों के दिनों में पीने का पानी की भारी किल्लत हो जाती है, जिसके साथ ही सीवेज यानी गंदे पानी का निकास और कचरा प्रबंधन की खराब व्यवस्था के कारण शहरों में जगह जगह पर कचरे के पहाड़ बन चुके हैं। तो ये बुनियादी सुविधाओं की भी कमी होती है जनसंख्या अचानक बढ़ जाने से, नगरीकरण से। चौथा हो गया यातायात और जाम की समस्या। शहरों में लोगों के पास गाड़ियां तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सड़कों की चौड़ाई उतना ही है, जिसके कारण हर छोटे बड़े शहर में रोज घंटों ट्रैफिक जाम लगता है। सार्वजनिक परिवहन जैसे कि बस, ऑटो वगैरह पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे लोगों का समय और ईंधन दोनों बर्बाद होता है। यानी ट्रैफिक से समय भी बर्बाद होता है, ईंधन यानी आपका तेल भी बर्बाद होता है। चलिए पांचवा हो गया, वो है दोस्तों अपराध और सामाजिक असुरक्षा। रोजगार की तलाश में बहुत सारे लोग शहर आते हैं, लेकिन जब सबको नौकरी नहीं मिलती तो कुछ लोग जो है मजबूर या फिर शॉर्टकट के चक्कर में अपराध का रास्ता चुन लेते हैं, जिसमें चोरी चमारी वगैरह। तो देखिए शहरों में चोरी, डकैती, लूटपाट और महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा शहरों में अकेलापन और मानसिक तनाव भी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो ये सभी जो है भारत में नगरीकरण की प्रमुख कारण है, प्रमुख समस्या है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि नगरीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो नगरीकरण का भारत पर पूरी व्यवस्था पर अच्छे और बुरे दोनों तरीके से प्रभाव पड़ता है। पहला देखिए आर्थिक प्रभाव, यानी जो सकारात्मक बढ़िया प्रभाव, जिसमें रोजगार के अवसर। नगरीकरण के कारण नए नए उद्योग, फैक्ट्री, मॉल और ऑफिस वगैरह खुलते हैं, जिससे लाखों लोगों को काम मिलता है। तो ये अच्छा फायदा है। फिर हो गया आर्थिक विकास। शहर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का इंजन होता है। भारत की जीडीपी जो हमारा है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो शहरों से ही आता है हमारा। तो ये हमारा जो है वो सकारात्मक ही है, ठीक है, यानी अच्छा फायदा वाला है। फिर हमारा दूसरा भी है, वो भी फायदा है सकारात्मक। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। रूढ़िवादिता का अंत। शहरों में अलग अलग जाति, धर्म और राज्यों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, जिससे जातिवाद, छुआछूत और पुरानी रूढ़िवादी सोच वगैरह भी खत्म होती है। तो ये एक सकारात्मक फायदा हो गया, ठीक है। फिर दूसरा है आधुनिक जीवन स्तर। शहरों में रहने से लोगों का रहन सहन सुधरता है,
उन्हें जो है उच्च शिक्षा और देश के सबसे बेहतरीन अस्पताल मतलब हॉस्पिटल वगैरह में इलाज की सुविधाएं वगैरह भी मिलती है। तो ये सभी हमारा सकारात्मक प्रभाव है दोस्तों। चलिए अब देखेंगे कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है इसका, जो है हमारा पर्यावरणीय प्रभाव जो कि नकारात्मक है। भयंकर प्रदूषण, शहरों में गाड़ियों और फैक्ट्री के धुएं के कारण वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। जैसे कि सर्दियों में दिल्ली का प्रदूषण, सर्दियों में उद्योगों का केमिकल युक्त पानी जो है नदियों में मिलने से जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो ये सभी हमारा नकारात्मक प्रभाव हो गया, पूरा पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। शहरी उष्मादीप, शहरों में पेड़ पौधे और तालाब खत्म करके कंक्रीट के मकान और सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। कंक्रीट गर्मी को सोख लेता है, जिसके कारण शहरों का तापमान गांवों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा गर्म रहने लगा है। फिर बाढ़ की समस्या भी आ जाती है। नालों और तालाबों पर जबरन कब्जा करके बिल्डिंगें बना दी गई है, जिसके कारण थोड़ी सी तेज बारिश होने पर भी पूरे शहर में बाढ़ जैसी हालात बन जाती है। जैसे चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु वगैरह की बाढ़ आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले सूरत में भी बाढ़ आया था, है ना। तो ये सभी नुकसान होता है, तो ये सभी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ये सभी समस्या हमारा भारत में शहरीकरण का, तो सारी चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ें। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि नगरीकरण विकास के लिए जरूरी है, लेकिन ये कब जरूरी है, इसे जो है सही योजना ना होने से शहरों में समस्याएं भी बढ़ सकती है। तो शहरीकरण से पहले सही योजना होनी चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना छोटे शहरों का भी विकास करे, ताकि बड़े महानगरों पर दबाव कम हो। सही प्लानिंग और प्रबंधन से ही हम भारतीय शहरों को सुंदर और रहने लायक बना सकते हैं। तो ये हमारा भारत में नगरीकरण की समस्या और इसके प्रभाव के बारे में था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपका मेजर 9 ज्योग्राफी के लिए बस आपके लिए सिर्फ 10 प्रश्न है। ये 10 प्रश्न आपको कर लेना है, और ये 10 प्रश्न अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही वीडियो था, हेल्पफुल लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।